व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की खास बात यह है कि आपके सिलेबस में 8 चैप्टर्स हैं और मैं 8 के 8 ही चैप्टर्स वन शॉट बनाऊंगा। तो ये सीरीज रहने वाली है कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 8 वीडियोस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा एक स्टोरी लाइन के तरीके से, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना। स्टोरी जैसे मैं कोशिश करूंगा इंटरप्रिटेशन करने की, वैसे ही आपको उस इंटरप्रिटेशन को लर्न करना है। क्योंकि देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें लर्न भी करनी पड़ेंगी। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट, यू हैव टू फॉरगेट, यही सिस्टम है। तो करते चलना, अच्छे तरीके से पेपर में लिखना। उसके बाद तुम अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास गूगल है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, वन शॉट में इसको खत्म करेंगे और शानदार तरीके से पूरी इंडियन को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1। उससे पहले मैं आपको एक पैटर्न बता दूं, पैटर्न ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि सीधा पढ़ाना मेरी समझदारी नहीं शो करेगा। मैं अगर टीचर हूं, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे आपको पहले बताना है कि पूरी किताब का पैटर्न क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने डायरेक्टली किताब से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, भैया फिर मैं किस बात का टीचर हूं, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं। पैटर्न समझो बच्चों। इसके अंदर ना 3 यूनिट्स हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिफाइन करा गया है, हम इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, शुरू से लेके आज तक जो भी चीजें हो रही हैं सब इस किताब में आप पढ़ोगे। सबसे पहला जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो अल्टीमेटली आपकी इंडियन कंडीशंस को डिफाइन कर रहा है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडिया कैसा था, ब्रिटिश रूल में कैसा रहा, जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद हमारा इंडिया किस तरीके से चल रहा है। तो इंडियन कंडीशंस यूनिट 1 में आपको सिखाई गई हैं। यूनिट 2 में बच्चों हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स में चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हों, चाहे वो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, और चाहे हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें जिसके अंदर अलग अलग तरीके के पॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं जो हम आजकल फेस करते हैं। आप बहुत सारे सिटीज़ में देखते हो ब्रीथिंग इश्यूज भी हैं। मैं दिल्ली जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार यहाँ पे लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन। हमें ऐसा लगता है कि यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहाँ लोग जिनको आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारी इकोनॉमी में, मेनली यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 3 में बच्चों हम लोग इंडिया का कंपैरिजन करेंगे अपने नेबर्स के साथ। कंपैरिजन होने वाला है इंडिया का विद पाकिस्तान एंड चाइना, जिसके अंदर हम लोग मेनली इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करने वाले हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, कि वो क्योंकि लगभग सेम स्टेज पे ही इनका भी डेवलपमेंट शुरू हुआ था। सेम स्टेज पे इंडिया का, सेम स्टेज पे पाकिस्तान का, सेम स्टेज पे चाइना का। इंडिया कहीं बीच में अभी स्टैंड कर रहा है, चाइना बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब मैं यूनिट 1 की बात करता हूँ बच्चों, तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके। 3 चैप्टर्स में हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बिफोर 1947, जो 200 साल ब्रिटिशर्स के हैं, 200 ईयर्स जो ब्रिटिशर्स के हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरा डिस्ट्रॉय करा, अपने बेनिफिट के लिए यूज करा, वो सब हम पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी 1947 से पहले की बातें होने वाली हैं इस चैप्टर में। फिर हम आज़ाद हो गए बच्चों, और हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई 1950 में। 1948-49 ये 2 साल तो ऐसे हैं जब इंडिया को थोड़ा सा इधर उधर पार्टीशन हो रहा है, थोड़ा सा सेटअप हो रहा है, कंट्री बिल्कुल नया रिवाइव होने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे 1950 से लेके 1990 में, इन 40 सालों में हमारे देश में कौन कौन सी प्लानिंग्स आई, किस तरीके से देश में काम हुआ, एग्रीकल्चर का क्या हिसाब किताब, कितने प्लान्स बने, कितने बजट्स बने, सरकार ने कैसा काम किया, ये सब हम इन 40 साल में पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर 1991, क्योंकि 1991 में बच्चों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी,
हमारा देश बहुत क्राइसिस में था उस टाइम पे। तो क्राइसिस के बाद 1991 से लेके आज तक 2024 में हम इसको पढ़ रहे हैं, 2025 में हम बोर्ड्स देंगे, तो आज तक की क्या कंडीशन है वो हम इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो यूनिट 1 है, दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस। ये वाला जो यूनिट 2 है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। और तीसरे में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे इंडिया आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दिस इज हाउ योर सिलेबस विल गो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल पहला चैप्टर, जो कि क्या होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कवर करना है। ठीक है जी, परफेक्ट। आओ देखो, अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ से शुरू होगा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा था बच्चों। इंडियन इकोनॉमी था एक पूरा का पूरा एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, कुछ लोग छोटे मोटे हाथों से बनाने वाले जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, छोटर पुटर छोटी छोटी जो घर पे ही सब सामान बना रहे हैं, है ना, आर्टिसंस हो गए, पॉटर्स हो गए, इस तरह के घड़े बना रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लोग पहले करा करते थे। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। कुछ लोग ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स में थे और कुछ लोग दूसरों के लिए छोटर पुटर काम कर देते थे। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी था, कंप्लीटली एग्रेरियन, लेकिन बहुत खुश थे। तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था। क्या बोलते थे हम, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, हैप्पी हैं सब लोग, किसी तरीके का किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है, फरेब नहीं है, सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो एग्रेरियन इकोनॉमी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब जो हम हाथों से चीज़ें बनाते थे। इंडियन आर्किटेक्चर आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो सब हाथों से बनाया करते थे। तो हाथों से बनाने वाली हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज हमारी बहुत पॉपुलर थी। अब ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ी, ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया देश है, शरीफ लोग हैं, रिच इन रिसोर्सेज है, सोने की चिड़िया इसको बोला जाता है, तो क्यों ना इस सोने की चिड़िया को लूट लिया जाए। जब उनके दिमाग में ये चीज़ आई तो वो सबसे पहले 1757 में बच्चों 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में घुसने की कोशिश करी और उनका सबसे पहला वॉर हुआ विद द नवाब्स ऑफ बंगाल। तो 1757 में बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब्स ऑफ बंगाल, ये एक बैटल हुआ जिसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासे। अब बैटल ऑफ प्लासे से 1757 से शुरुआत हुई, ब्रिटिशर्स हमारे देश में घुसे और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया बच्चों। और वहाँ से उन्होंने 200 साल हमारे देश पे कब्जा किया और हमें बुरे तरीके से ख़त्म कर दिया, बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। सोने की चिड़िया में इतना सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन हम फिर भी आज भी देखो कितने प्रॉस्पेरस हैं। तो ये तो हमारे देश की एक खासियत रही है, डाइवर्सिटी रही है, कल्चर रहे हैं जो इस देश को जीवित रखते हैं। बट ब्रिटिशर्स ने पूरा प्रयास किया कि इस देश को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आओ अब हम डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, किस किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। Origin of the British rule. The British rule over India changed the course of history in India. The foundation was led by Battle of Plassey, fought in 1757. किसके बीच में हुआ था, डेट याद रखनी है, 1757 Battle of Plassey fought between the East India Company and the Nawabs of बंगाल। पर्पस क्या था, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आना चाहते थे बच्चों, ये शब्द याद रखना। उनका पर्पस था टू यूज इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर का मतलब जो उनको फीड करे, जो उनको ग्रो करने में हेल्प करे। तो वो इंडियन इकोनॉमी को यूज करना चाहते थे एज अ फीडर इकोनॉमी बच्चों, इसको ध्यान रखना है। The main purpose of British rule was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy। क्योंकि उनको लगा यार इंडिया में तो बहुत रिसोर्सेज हैं, इंडिया में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ से लूट के लेके जाएंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाके मशीन मेड गुड्स बनाएंगे। ये तो हाथों से बनाते हैं, मशीनें तो है नहीं इनके पास, टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो मशीन से सामान बनाएंगे और इंडिया में ही ला के बेचेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो यहाँ बहुत है, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, ये खरीदेंगे भी, ये हमारे से लेंगे भी चीज़ें, राइट। तो वो हमें यूज़ कर रहे थे एज अ फीडर इकोनॉमी। उनका पर्पस ये था कि इंडिया को हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, ताकि उनका बेनिफिट हो और हमारा देश आगे ना बढ़ पाए। ठीक है बच्चों, अब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी हमारे पास प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी,
वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। प्रॉस्परस का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। प्रॉस्परस, हमें किसी पे डिपेंडेंस नहीं थी, बढ़िया हम खेती करते थे, एग्रीकल्चर में रहते थे, फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे और उनको कंज्यूम करते थे, बढ़िया, कोई कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं था। दूसरा एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन देन। उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क टेक्सटाइल्स हो, मेटल हो, प्रीशियस स्टोन्स हो, ये सब बच्चों बहुत पॉपुलर थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, राइट। तो कैसी थी इंडियन इकोनॉमी? प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से प्रयास करा कि इनके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दो, इनका एग्रीकल्चर खत्म कर दो, पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ब्रिटिशर्स ने बच्चों 3 सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करा। पूरे यूनिट 1 में 3 ही सेक्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी। सबसे पहला याद रखेंगे एग्रीकल्चर। सबसे पहला कौन सा याद रखेंगे बच्चों? एग्रीकल्चर। दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा फॉरेन ट्रेड। तो जब तीनों चैप्टर में आप एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लोगे, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरुआत होगी चैप्टर की असली, शुरुआत होगी बच्चों एग्रीकल्चर से। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा था? इंडियन इकोनॉमी बच्चों मेजरली एग्रेरियन था। 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। जो हमारी 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, और सारा का सारा काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से करते थे, खाना उनका एग्रीकल्चर से ही चलता था। और कितनी जनसंख्या एग्रीकल्चर में डायरेक्टली एंगेज थी? 75%। तो 85% लोग विलेजेस में रहते थे और 75% लोग एग्रीकल्चर से ही अपना रोटी पानी चलाते थे। अब रीजंस क्या थे? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय करा, किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हमारा एग्रीकल्चर कभी आगे नहीं बढ़ पाया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया और हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको चारों ही पॉइंट डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को ही हम लोग जमींदारी सिस्टम बोलते हैं बच्चों। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ? देखो, सरकार किसकी थी उस टाइम पे? गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश की। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, रूल कर रहे थे, तो अल्टीमेटली सारी डिसीजन मेकिंग तो वही करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा बच्चों? ब्रिटिशर्स ने बोला कि जिनकी जमीन है, जमींदार्स, वो ऑनर्स होंगे और वो अपनी जमीन पे कि जितना चाहे उतना काम कल्टीवेटर से करा सकते हैं। कल्टीवेटर कौन है? ऐसे किसान, गरीब किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। तो 3 लोग हो गए यहाँ पे। 3 लोग कौन कौन हो गए? सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर बैठ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी। उसके नीचे आ गए जमींदार्स जो मालिक हैं जमीन के, और सबसे नीचे आ गए हमारे कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स कौन है बच्चों? पुअर फार्मर्स, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, और मेजॉरिटी यही थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भैया हमें आपसे चाहिए फिक्स्ड रेंट, हमें आपसे चाहिए फिक्स्ड रेंट। यानी कि अगर तुम रहना चाहते हो भारत के अंदर, मालिक तो हम हैं, हम तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। और आप देखते हो ब्रिटिशर्स ने कितने हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर कितने ज़्यादा जुल्म करे। तो इन्होंने जमींदार्स को बोला कि भैया तुम अपनी ज़मीन पे खेती करो, तुम अपनी ज़मीन पे कुछ भी करो, तुम मालिक हो, लेकिन हमें एक फिक्स्ड रेंट चाहिए, फसल हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी नीड दिस फिक्स्ड रेंट। ठीक है, और तुम जितना चाहो इन कल्टीवेटर्स से काम कराओ, जितना चाहो इन कल्टीवेटर्स से काम कराओ। अब ये सब तुम्हारे लिए काम तो यही करेंगे, फसल तो यही ग्रो करके देंगे। तो जमींदार्स ने क्या करा? इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, कल्टीवेटर्स को, कि भैया हमें इतनी फसल चाहिए, कैसे भी करके ग्रो करके दो। और ये लोग मेजॉरिटी पोर्शन अपने पास रख लेते थे। ये जो भी ग्रो करते थे, जो भी ग्रो करते थे, सारा का सारा जमींदार्स ले लेते थे, और इनके पास बस इतना सा छोड़ते थे कि ये सर्वाइवल कर सकें, ये एग्जिस्ट कर सकें, ये खाना खा सकें। तो बुरे तरीके से कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब ये बेचारे जाए कहाँ, किसके पास जाएं? सरकार तो खुद ये चाहती है, सरकार ने खुद जमींदार्स को राइट दिया कि तुम जो मर्जी करो, हमें पैसे से मतलब है। तो ये जो भी करते थे, सारी की सारी फसल किसके पास गई? जमींदार्स के पास गई। जमींदार्स उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स रेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बाकी इंजॉय करते थे। ये लोग मौज मस्ती करते थे, ये लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे, बढ़िया जीवन जीते थे। तो मज़ा इनका भी आ रहा था, मज़ा इनका भी आ रहा था,
परेशान कौन हो रहा था? बेचारा गरीब किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। अब जितना भी इन लोगों के पास रिसोर्स आता था, जितने भी इनके पास पैसे आते थे, इन्होंने कभी प्रयास नहीं करा कि हमें जमीन को बेटर बनाए। जिस लैंड से एक्चुअली सब कुछ आ रहा है, जो जमीन हमें सब कुछ दे रही है, इसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं करी। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये बेचारे बर्बाद होते चले गए, हमारी जमीन खत्म होते चली गई, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होता चला गया। तो ये बच्चों सबसे पहले हमारा जमींदारी सिस्टम में चला था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, ठीक है। स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल का मतलब है बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्रोइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान पूरी पिक्चर भी बनी है, आमिर खान की पिक्चर है, अगर आपने कभी देखी हो देखना, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा ये। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कल्टीवेटर्स की क्या कंडीशन है, वो लोग तो बस लगान चार्ज करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पोर्शन देंगे, बाकी इंजॉय करेंगे। दूसरा तरीका ब्रिटिशर्स ने क्या अपनाया, हमारा एग्रीकल्चर कर दिया बच्चों कमर्शियलाइज। हमारा एग्रीकल्चर कर दिया कमर्शियलाइज। कमर्शियलाइज का मतलब है, देखो हमारा एग्रीकल्चर था सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब है बच्चों ग्रो करते हैं, अपने लिए ग्रो करते हैं, बढ़िया फसल उगाते हैं, कंज्यूम करते हैं और बस इतना करते थे हम। ब्रिटिशर्स ने बोला तुम पागल हो क्या, ये कैसे करते हो तुम लोग, तुम्हारे पास इतना अच्छा कला है, तुम लोग इतना बढ़िया एग्रीकल्चर जानते हो, तो तुम इससे पैसा क्यों नहीं बनाते, इसको कमर्शियलाइज करो। तुम ये वीट राइस पे हटो, तुम लोग ग्रो करो टी, तुम लोग ग्रो करो कॉफी, तुम लोग ग्रो करो इंडिगो। इंडिगो इज अ काइंड ऑफ अ डाई, आपने पहले पढ़ा होगा, बिकती है वो बहुत। तो ब्रिटिशर्स ने हमें शिफ्ट करा फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। खाने वाली फसल छोड़ो, पैसा कमाने वाली फसल ग्रो करो। लेकिन इस फसल के साथ एक दिक्कत थी कि ये हमारी जमीन की क्वालिटी को खराब करती है, ये हमारी लैंड की क्वालिटी को खराब करती है। तो उस टाइम पे तो पैसा कमाया भी किसने, ब्रिटिशर्स ने कमाया, और धीरे धीरे अल्टीमेटली हमारा लैंड जो था वो डिस्ट्रॉय होने लगा और हमने फूड क्रॉप्स ग्रो करने बंद कर दिए और हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो गए फूड क्रॉप्स के लिए भी, बताओ, जबकि हम एग्रीकल्चर के किंग माने जाते थे। तो दिस इज हाउ धीरे धीरे उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय करा। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, commercialization means production of crops for sale rather than for self-consumption. During the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops. Cotton grow करो, jute grow करो, tea grow करो, indigo grow करो. However, this did not improve the conditions because instead of producing food crops, they were producing cash crops, जो ब्रिटिशर्स के लिए ही यूज होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने शिफ्ट करके हमारी फार्मिंग को सबसिस्टेंस से कमर्शलाइज कर दिया और अपना फायदा उठा लिया। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई बच्चों, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगी। सर क्यों, कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहा था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, अवर एग्रीकल्चर वाज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, पूरा का पूरा बारिश पर डिपेंडेंट था। तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, पैसा नहीं होता था भाई, जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पैसा लगाना नहीं चाहती थी, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, समस्याएं थी। तो हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। कल्टीवेटर के पास ना तो मीन्स थे ना इंसेंटिव थे। मीन्स का मतलब रिसोर्सेज नहीं थे और इंसेंटिव का मतलब उसे गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। जमींदार कुछ करते नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करना चाहता था, तो हमारा एग्रीकल्चर तो समाप्त होता चला गया बच्चों। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया हमारे पास जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी गिर गई और लास्ट आता है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कमी, इन्वेस्टमेंट में सूखा पड़ जाना, स्कैरसिटी, पैसा था ही नहीं सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। भैया फसल ग्रो करनी है तो फर्टिलाइजर चाहिए, अच्छे सीड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग चाहिए, सब में पैसा लगता है, पैसा कोई लगाना नहीं चाहता था। तो धीरे धीरे बच्चों एग्रीकल्चर हो गया समाप्त। तो 4 पॉइंटर्स फटाफट से याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आ गया बच्चों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ही है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज के नाम पे बिल्कुल भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो फर्दर मशीनें बनाती हैं जिससे और प्रोडक्शन होता है, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडस्ट्रीज कौन सी थी, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरे प्रभाव पड़े,
बहुत वर्स इम्पैक्ट्स आए बच्चों। क्या क्या है, आ जाओ देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स बच्चों इसमें पढ़ने हैं, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। हमारा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का बंद होना। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को स्लोली एंड ग्रेजुअली, डायरेक्टली आदेश नहीं दिए कि भैया बंद कर दो कल से इंडस्ट्रीज, सिस्टमैटिक वे में अपनी पॉलिसीज के थ्रू खत्म कर दी हमारी इंडस्ट्रीज। क्या करते थे ब्रिटिशर्स बच्चों? देखो, 2 तरीके से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करा। सबसे पहले वो यहां से टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल। इंडिया से सारा रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना, रॉ मटेरियल ले जाएंगे। वहां से टैक्स फ्री लेके आते थे फिनिश गुड्स, मशीन से बना हुआ सामान। यहां से रॉ कॉटन ले गए, वहां से कॉटन क्लोथ बना के लाए, उस पर भी कोई टैक्सेस नहीं। लेकिन अगर मुझे अपना कोई हैंडीक्राफ्ट बाहर बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो मेरे यहां से रॉ मटेरियल ले गए क्योंकि इसमें उनका फायदा, वहां से मशीन से बनाया हुआ सामान लेके आए क्योंकि वहां से भी उनका फायदा। इंडिया में उनका मशीन से बना हुआ सामान बहुत तेजी से बिक रहा था। आप सोचो, एक कपड़े की शर्ट जो हाथ से बनानी है, उसको बनाने में कितना समय लगेगा, और वो मशीनों से फटाफट बना के ले आते थे। तो इंडियन मार्केट में धीरे धीरे पूरा मशीन मेड गुड्स भर गए। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो आज भी देखो ना, हमारी मार्केट्स में सब कुछ कहां से बना आ रहा है, सब हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं। आज भी, आजादी के इतने टाइम बाद भी, तो आज भी अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर रूल तो वही लोग कर रहे हैं ना बच्चों। तो उन्होंने इस तरीके से धीरे धीरे हमारे मार्केट पूरे भर दिए अपने सामान से। और अगर हम बाहर बेचने की कोशिश करते थे तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाते थे। तो धीरे धीरे हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको कंपटीशन मिलने लगा। लोगों ने सामान खरीदना कम करा क्योंकि लोगों को भी मशीन मेड सामान अच्छा लग रहा था, है ना। जैसे आज हम चाइना का सामान खरीदते हैं दुनिया भर का। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिक वे में बंद होती चली गई, लोगों की इंडस्ट्रीज ठप होती चली गई, मार्जिन्स बंद हो गए, खत्म हो गए, इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। प्राइमरी मोटिव क्या था? बंद कर देंगे इंडस्ट्रीज को 2 तरीके से। नंबर 1, रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएंगे चीप रेट्स पे, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के लाएंगे, वो इंडिया में ही बेचेंगे हायर प्राइसेस पे। तो यहां से सस्ते में लेके जा रहे हैं, इंडिया में आके बेच रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। द टू-फोल्ड पॉलिसी वाज एनफोर्स्ड टू एंश्योर मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों? धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बंद होती चली गई। बंद हो गई तो हमारे पे क्या इंपैक्ट आए? सबसे पहला इंपैक्ट बेरोजगारी। जितने भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे बेरोजगार होते चले गए। अब जब वो बेरोजगार हुए तो वो कहाँ शिफ्ट करेंगे? एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। अब बच्चों, एग्रीकल्चर में पहले ही इतना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक ही जमीन के ऊपर 10-10, 20-20 लोग काम कर रहे हैं जबकि जरूरत 4-5 की ही है। तो वहां तो बेरोजगारी और बढ़ेगी ना। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला। दूसरा, हम जितने भी फिनिश गुड्स हैं उनके इंपोर्टर बन गए। हम खुद तो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे तो हम इंपोर्ट ही कर सकते थे। तो इंडियन मेड गुड्स could not withstand the foreign competition. It resulted in new demand in Indian consumer market which was not fulfilled through locally made goods. तो हम लोग इंपोर्टर बन चुके थे फिनिश गुड्स के, और एक्सपोर्टर किस चीज के बन चुके थे? रॉ मटेरियल के। इसके बाद तीसरी चीज, अच्छा देखो, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ गए, एडवर्स इंपैक्ट समझ गए। तीसरी चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। हमारे पास देखो, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जो वो मशीनें बनाएं जिनसे और प्रोडक्शन हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी, हम वो मशीनें नहीं बना पा रहे थे, हम और प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिससे डिस्ट्रक्शन ही हो रहा था, हमें घाटा ही हो रहा था। तो हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन, क्योंकि वो तो अपना ही बेटरमेंट चाहते थे, उनको तो इंडिया से कोई मतलब भी नहीं था वैसे भी। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी समझते हो, नेशनल इनकम पढ़ाया है, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। अब जब इंडस्ट्रीज ही बंद होती जा रही है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री कोई है नहीं, तो इंडिया के अंदर होने वाला प्रोडक्शन बिल्कुल गिरने लगा। जीडीपी में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर होता चला गया। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, यानी सरकार का क्या रोल था? कुछ भी नहीं। पब्लिक सेक्टर ने कोई भी रोल प्ले नहीं करा।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई रोल नहीं निभाया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट रह गए? इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रह गए। ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। वो लोग सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री के नाम पे अगर कुछ बनाया तो वो रेलवे है, पावर जनरेशन है, कम्युनिकेशन है, वो भी अपने बेनिफिट के लिए। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, जिन भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हम डील करते थे तो हमारा ट्रेड कैसा था। बच्चों हमारा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, मेजॉरिटी ब्रिटेन के साथ था क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो मेजॉरिटी हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, जिसमें भी हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। तो जो हमारा मेन काम था, जो मेन धंधा था फॉरेन ट्रेड जो था, वो सिर्फ यही था कि हम एक्सपोर्टर बन चुके थे और इंपोर्टर बन चुके थे। एक्सपोर्टर किस चीज़ के थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स के यानी रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर किस चीज़ के थे? फिनिश गुड्स के। तो देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, रॉ शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, और वहां से हम कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, ये सब इंपोर्ट करते थे। मोनोपोली किसका था? पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। हाफ से ज्यादा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन तक रेस्ट्रिक्टेड था, बाकी चाइना, श्रीलंका, पर्शिया यहां तक होता था। अब ब्रिटिशर्स ने बच्चों ब्रिटेन तक जाने के लिए क्या टेक्निक लगाई? उन्होंने बच्चों एक नया रास्ता ओपन किया जिसको बोला गया स्यूज कैनाल। अगर आप YouTube पे जाओगे ना तो आप स्यूज कैनाल डालना, आपको दिखाई देगा। पहले अगर हमें इंडिया से ब्रिटेन कुछ लेके जाना था तो पूरा घूम के जाना पड़ता था। अब इन्होंने बीच में से एक रास्ता निकाला और इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है, यहां से सीधा जा सकते हो। उस रास्ते को क्या बोला? स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल कब ओपन हुआ बच्चों? 1869 में। डेट याद रखनी है, लिखो इंपॉर्टेंट डेट। स्यूज कैनाल 1869 में एक सीधा रास्ता बन गया जिसमें शिप्स के थ्रू यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स ले आते थे। और धीरे धीरे बच्चों उन्होंने हमारी सारी वेल्थ खत्म कर दी। इंडिया के पास जो पैसा भी आ रहा था, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, तो जो पैसा भी आ रहा था वो ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे, अपने वॉर पे यूज करते थे। पेमेंट करते थे वो ऑफिस सेटअप पे, एक्सपेंसेस करते थे वॉर पे, इनविजिबल आइटम्स इंपोर्ट करते थे यानी सर्विसेज इंपोर्ट करते थे। तो वो लोग बहुत बेनिफिट लेते थे खुद का ही। तो अगर हमें एक्सपोर्ट सरप्लस भी था, यानी हमारा बीओपी पॉजिटिव में भी जाता है। बीओपी क्या होता है बच्चों? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखते हैं। मैक्रो में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा होता है ना, बहुत सारा पैसा आता है। तो जितना भी पैसा आता था, क्योंकि हम रॉ मटेरियल बहुत एक्सपोर्ट करते थे, वो सब ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते थे बच्चों। ये इस पॉइंट्स में लिखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन समाप्त। हमारा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा। अब हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन की क्वालिटीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, पॉपुलेशन हमारी कितनी पढ़ी लिखी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, लिटरेसी रेट हो गया। तो ये सारी चीजें जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों। फर्स्ट, ऑफिशियल सेंसस। ऑफिशियल सेंसस का मतलब होता है जब जनसंख्या काउंट करी गई हो। तो सबसे पहले जनसंख्या जब हमारी काउंट करी गई थी, यानी पॉपुलेशन काउंट करी गई थी, वो करी गई थी 1881 में। और उसके बाद ये चीज बोली गई कि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट करी जाएगी। तो 1881, 1891 ऐसे हर 10 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन काउंट होती है। तो पहला ऑफिशियल सेंसस 1881। 1921 भी आपको ईयर याद रखना है, इसको बोला जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको क्यों बोलते हैं बच्चों? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 से पहले हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस एक फ्लो में चल रही थी और 1921 के बाद हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस बहुत तेजी से चेंज होने लगी। यानी 1921 के बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले और बहुत तेजी से देखने को मिले। तो 1921 से पहले डेमोग्राफिक कंडीशंस अलग थी, 1921 के बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस अलग हो गई। इसीलिए इस ईयर को क्या बोला गया? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शुरू हो गया। अच्छा जी, हमारी क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी बच्चों?
ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए सारा का सारा। क्या क्या कंडीशंस थी देखो, हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और हमारा डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई भी मेडिकल अरेंजमेंट्स नहीं थे, लोग मलेरिया से मर जाते थे, डेंगू से मर जाते थे, पोलियो बहुत ज़्यादा होता था, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी कि लगी और फैल गई सबको और बहुत सारे लोग मर गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो बर्थ रेट भी एक्सट्रीमली हाई और डेथ रेट भी एक्सट्रीमली हाई। बर्थ रेट का मतलब है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, डेथ रेट रेफर टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर 48 and 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट ना के बराबर, एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लो। तो हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई चीज़ नहीं थी। लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी की बात हो रही है, एजुकेशन की तो बात ही नहीं हो रही। लिटरेसी का मतलब होता है पर्सन हु कैन ओनली रीड एंड राइट, उसको लिटरेट बोलते हैं। आप इतना पढ़े लिखे हो तो आप तो एजुकेटेड में आ जाओगे। तो उस टाइम पे लिटरेसी भी लो थी, लोग पढ़ और लिख भी नहीं सकते थे, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी तरीके की कोई वैक्सीन नहीं थी, कुछ नहीं थी। आजकल तो बच्चा पैदा होता है, दुनिया भर की वैक्सीनेशन उसको लगा देते हैं कि ये बीमारी भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो पहले ये हेल्थ फैसिलिटीज सब बेकार थी। तो बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई थे, लिटरेसी रेट ना के बराबर, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी बच्चों बहुत हाई था। सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है बच्चों जिन छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 1। तो 1 साल से पहले पहले जितने बच्चों की डेथ हो गई उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये भी बहुत हाई था, बहुत बेचारे छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी, सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बीमारियां लग जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, यानी कि एक इंसान एवरेज कितना जिएगा एक्सपेक्टेड, तो पहले 32 साल एक एवरेज लाइफ हुआ करती थी, अभी तो 69 पे है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। और गरीबी तो आप सब जानते हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी। आज भी काफ़ी सारी गरीबी है हमारे देश में, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत एक्सट्रीम। तो ये हमारा बच्चों डेमोग्राफिक कंडीशंस थी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल की हमने बात कर ही ली कि हम लोग का मेनली जो काम था वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में थे। प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स नेचुरल रिसोर्सेज के आसपास, लैंड, वाटर, सब सॉइल, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ज़्यादातर लोग इसमें थे। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। टर्शियरी सेक्टर आप समझते ही हो, टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर। तो इंडिया की मेजॉरिटी इस सेक्टर में काम कर रही थी, बाकी बची हुई इन दोनों सेक्टर्स में काम कर रही थी। तो देखो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। कुछ नहीं बदला। प्राइमरी का प्रीडोमिनेंस है, यानी मेजॉरिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और छोटे छोटे रीजनल वेरिएशंस हैं। रीजनल वेरिएशंस का मतलब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसमें लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकले और मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर की तरफ गए। यानी कुछ स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर से हटके दूसरी तरफ गए। वहीं पे कुछ स्टेट्स जैसे कि ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, इनमें एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई, है ना, इनमें एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकले, कुछ हैं जिसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा गए। बट ये दिमाग में रखना कि प्री डोमिनेंस सारा का सारा एग्रीकल्चर का ही है शुरू से, बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर और थोड़े बहुत सर्विस सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? रोड्स, रेलवेज, राइट, उसके साथ साथ पोर्ट्स कैसे, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सब चाहिए ना। तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा बच्चों? ब्रिटिशर्स ने बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ब्रिटिशर्स दे के गए हैं। रोड्स बनाए, ठीक है। रोड्स क्यों बनाते थे वो लोग? अब खुद को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं करा लेकिन स्टिल रोड्स बनाए उन्होंने। दूसरा, रेलवेज उन्होंने हमें दिया। इवन ये ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया को। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 1 साल पहले आया था कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया को, तो हम बोलेंगे रेलवेज। रेल हमें वो दे के गए हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है। तो रेलवेज में हम क्या बोलते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850 में। बच्चों डेट याद रखनी है, 1850 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। रेलवे सेटअप 50 में हो गया था, लेकिन पहली ट्रेन चलने में 3 साल लग गए थे। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने तक। ठीक है जी, परफेक्ट।
लेकिन ये सब उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपने सामान इधर उधर ले जाने का, आर्मी को इधर से उधर ले जाने का उनका पर्पस यही था। तो रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया ताकि सामान लेके जा सकें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। रेलवे से तो नहीं जाएगा, रोड से तो नहीं जाएगा, तो एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, सी पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, ये बनाए उन्होंने। कम्युनिकेशन डेवलप करा, यानी कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट डेवलप करा, लेकिन वो भी अपने बेनिफिट के लिए बच्चों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देन वी हैव ब्रिटिशर्स ने इतनी डेवलपमेंट क्यों करी, रोड्स क्यों बनाई थी, मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। रेलवे क्यों बनाया था, ताकि पूरा कंट्रोल बना रहे इंडियन टेरिटरी में, फटाफट कहीं भी पहुंचना है रेल के थ्रू पहुंच जाए, पैसा कमा सकें ट्रेड से, एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से ले जा पाएँ, और उसके साथ साथ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सके। ब्रिटिश फंड जो उनके पास पैसा है वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ से प्रॉफिट आए, ROI आए, रिटर्न आए बच्चों। टेलीग्राफ यानी कम्युनिकेशन क्यों डेवलप किया था, वही पूरा कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलो सर, ये इसका कंक्लूजन है, पूरा का पूरा चैप्टर का क्या कंक्लूजन आया देखो, ये हम सब पढ़ चुके हैं। दिस इज अ रीड ओनली टॉपिक कि क्या क्या कंक्लूजन था बच्चों। सबसे पहला, पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट रहा, यानी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पर कैपिटा होता है पर पर्सन, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जमींदारी सिस्टम डिस्ट्रॉय करा इसने सारा कुछ। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिली। फेमाइंस, यानी टाइम टू टाइम बहुत सारे भुखमरी, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती रही, जिससे काफ़ी जनसंख्या हमारी बेचारी मर गई उस टाइम पे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे ख़त्म कर दिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। ये बच्चों एक पूरा रिकैप है, कंक्लूजन है जो आपको पता होना चाहिए। देन ब्रिटिशर्स के क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, वो भी किस फील्ड में, टी में, कॉफ़ी में, इंडिगो में, क्योंकि उन्होंने कमर्शलाइज किया था, राइट। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करके दिया। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कैसे करा, रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, ये हमें उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है। उसके साथ साथ फेमाइंस पे हम कंट्रोल कर पाए। अगर कहीं पे किसी तरीके की कोई फेमाइन है, कोई भुखमरी है, कोई इस तरीके की चीज़ है, तो रेलवे की मदद से हम वहाँ फटाफट हेल्प पहुँचा सकते हैं। हम क्विकली रोड्स की मदद से वहाँ पे पहुँच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं हर चीज़ से। तो फेमाइंस पे हम कंट्रोल कर पा रहे थे। उसके साथ साथ मॉनेटरी एक्सचेंज पे हमें लेके आए। अदरवाइज हम तो बस सब्सिस्टेंस करते थे, अपने लिए चीज़ें ग्रो करते थे, अपने लिए चीज़ें बनाते थे। लेकिन ये लोग धीरे धीरे उसको कहाँ ले गए, ये लोग धीरे धीरे ले गए उसको मॉनेटरी एक्सचेंज पे, लोगों को पैसे की भूख डाली इन्होंने। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो बच्चों जितना हम आज भी देखते हैं वो सब ब्रिटिशर्स से ही आगे हमने कंटिन्यू करा है। जिस तरीके से वो सेटअप चला रहे थे उसी सेटअप को हम आज भी चला रहे हैं। हमने अपने अनुसार थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा है, लेकिन हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पे चल रहे हैं। वही लॉ एंड ऑर्डर है, उसी तरीके से आर्मी, उसी तरीके से पुलिस, वही सब हम मेंटेन करते आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव्स में अगर आपसे पूछ लिया गया तो ये लिखना है आपको। इसके बाद आता है बच्चों इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरऑल स्टेट। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि जब ब्रिटिशर्स, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 पे, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जब ब्रिटिशर्स 200 साल बाद गए तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। नंबर 1, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब पूरा का पूरा हम कॉलोनी बने हुए थे। किसकी, हमारे रूलर की। कॉलोनियल का मतलब होता है बच्चों 2 कंट्रीज होंगी जिसमें एक कॉलोनी होगी और एक रूलर होगा। हमारा रूलर कौन था, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन। हम उनकी कॉलोनी थे, हम उनको फीड कर रहे थे हर तरीके से। तो हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी बन गए थे, कॉलोनियल इकोनॉमी। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। 200 साल लगभग ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो हम लोग सिर्फ सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल के, और हमारा हर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो हम लोग तो बस एक कॉलोनियल इकोनॉमी थे। दूसरा बच्चों, हम लोग एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन चुके थे, एक काम करने वाले और एक काम करवाने वाले। तो हमारा कल्चर इस तरीके का हो गया था, जमींदारी सिस्टम से डेवलप हुआ था कि 2 ग्रुप्स होंगे, एक काम कराएगा, एक काम करेगा। तो ये इस तरीके का सेटअप पूरी इकोनॉमी में चल रहा था, जिसको हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोल देते हैं। तीसरा क्या आता है, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब हमारे पास ग्रोथ ना के बराबर था या ग्रोथ था ही नहीं। उसके बाद बच्चों बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे
बहुत बैकवर्डनेस थी, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इनकम नहीं थी, एग्रीकल्चर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई था। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डिप्लीटेड का मतलब होता है बच्चों जिसके सारे रिसोर्सेज डेप्रीशिएट हो चुके हों, सारे रिसोर्सेज का पानी निकाल लिया गया हो, बिल्कुल सिकोड़ दिए गए हों, डेप्रीशिएट हो गए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और लास्ट एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड का मतलब बटी हुई, हर तरीके से उन्होंने डिवाइड करा हुआ था, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कलर, जेंडर, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिशर्स, करते ही डिवाइड एंड रूल थे। तो हमारे देश में जितना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वो सब ब्रिटिशर्स लेके आए थे। उन्होंने ही छोटे और बड़े का डिफरेंशिएट करा, उन्होंने ही अलग अलग रिलीजन्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांटा। बहुत सिंपल था, बांटते जाओ और राज करते जाओ, उनकी यही पॉलिसी थी। तो इसीलिए हम आज भी सुनते हैं कि लोग बोलते हैं यूनिटी इज पावर, एक साथ रहोगे तो पावरफुल रहोगे, डिवाइडेड रहोगे तो दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए कोई कास्ट, कोई कलर, कोई जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही हमारे ऊपर रूल किया था। दैट वाज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, राइट। तो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी हो गया, डिप्लीटेड हो गया, बैकवर्ड हो गया, ये सारे के सारे बच्चों इंडियन इकोनॉमी का एक उस टाइम का क्रक्स था। तो दिस वाज ऑल चैप्टर नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। और एक पूरी स्टोरी है, ब्रिटिश की कहानी हो गई। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स गए, फिर हमने कैसे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करा। तो बहुत शानदार तरीके से चीज़ें होंगी, अच्छे से पढ़ते चलना और मज़ा आ जाएगा। अब चैप्टर नंबर 1 याद कर लो, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 वन शॉट कराऊंगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो, तो उसको मैं खुद 1-2 दिन में बनाऊंगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा वन शॉट ही, सारे चैप्टर्स वन शॉट कराऊंगा। 8 वीडियोस में आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी खत्म। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। चैप्टर 1 याद करो। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।